गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सी का। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और उसके बाद 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे। बड़ा सवाल, देर आए लेकिन क्या दुरुस्त भी आए? ममता बनर्जी उनके निशाने पर थी, उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही थे। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की सियासत में राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए कुछ बचा है क्या? कभी लेफ्ट के साथ आए, अब राइट की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले किस्सा कुर्सी में बंगाल की सियासत का रिपोर्ट कार्ड आपके लिए। देर से सही लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव प्रचार का आगाज कर चुके हैं। रायगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस, टीएमसी किसी को नहीं छोड़ा। राहुल के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे। जब राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू किया तो संबोधन में जी लगाया, लेकिन उसके ठीक बाद शब्दों की गरिमा से नीचे उतर आए। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। सियासत में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप जरूरी है। सत्ता बदलवाने और सत्ता पाने के लिए जनता की नजरों में, जनता के दिल में उतरना होता है। जनता से किए गए वादों को निभाने का लेखा जोखा देना होता है। पश्चिम बंगाल में दशकों से कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसीलिए जनता के लिए किए गए कामों का लेखा जोखा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वादे जरूर किए जा सकते हैं, राहुल कर भी रहे हैं। कांग्रेस 5 गारंटी का वादा भी कर चुकी है। चुनावी मौसम में कोई भी पार्टी विरोधी दल के कामों का सराहना नहीं करती, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन शब्दों पर नियंत्रण, विरोधी पक्ष के नेता की उम्र का सम्मान, नहीं तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री पद का सम्मान तो जरूर होना चाहिए। राहुल गांधी की भाषा में वो सम्मान नहीं दिखा। एक बार सुनिए। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। आंख में देखता हूं, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, ज्यादा पुरानी नहीं, 11 अप्रैल की ही हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के मौके पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल आमने सामने मिले संसद परिसर में। राहुल गांधी के साथ मोदी ने बातचीत भी की। तस्वीरों को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने नजरें चुराने की कोशिश की हो। मुलाकात जरूर संक्षिप्त थी, लेकिन राहुल के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल, वीरेंद्र कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। इसलिए पीएम ने शिष्टाचार निभाते हुए सबसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा है कि वो वहां मौजूद सभी लोगों को समान रूप से सम्मान दे रहे हैं। बहरहाल, राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ ही बंगाल की टीएमसी सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने बंगाल में मजबूत होती बीजेपी के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल में बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस और टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। लिहाजा टीएमसी पर कांग्रेस का हमला करना बनता है, लेकिन राहुल ने टीएमसी को घेरते हुए ये मान ही लिया कि युवाओं को रोजगार देने की जगह ममता ने उन्हें नफरत की आग में झोंक दिया। बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की 8 रैलियों और रोड शो के बाद राहुल गांधी ने बंगाल में चुनाव प्रचार का आगाज किया। पिछले चुनाव में बंगाल में शून्य पर सिमटने वाली कांग्रेस इस बार राहुल के आगमन के बाद खाता खोलने में सफल होगी या टीएमसी की राह मुश्किल करते हुए बीजेपी को एडवांटेज दे बैठेगी, इसका फैसला बंगाल की जनता को लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी भी थे और ममता बनर्जी भी। खैर, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। पीएम मोदी के डबल इंजन और विकास के वादे और ममता बनर्जी की बंगाली अस्मिता की लड़ाई में राहुल गांधी की एंट्री ने थोड़ा रोमांच जरूर भरा है। पीएम मोदी की रैलियों में बीजेपी के पक्ष में मजबूत लहर, ममता के लिए एंटी इनकम्बेंसी का सामना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जी हां, राहुल की एंट्री से चुनाव के बहुकोणीय होने की अटकलें बंगाल की जनता लगा रही है। अब किसी एक पार्टी की लहर में नहीं, राहुल की सक्रियता से यह पूरा मामला बिगड़ता दिख रहा है।
टीएमसी का वोट बैंक क्या बिखर रहा है? बीजेपी से अधिक टीएमसी को ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। एक ग्राफिक के जरिए आपको डिटेल बताने और समझाने की हम कोशिश करते हैं। और आप समझिए, क्या राहुल गांधी की एंट्री से क्या सेंधमारी टीएमसी के वोट बैंक में हो रही है? पीएम मोदी की रैलियों से बीजेपी के पक्ष में एक मजबूत लहर जरूर बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी उनके निशाने पर है। कट मनी और भ्रष्टाचार भी मुद्दा है वहां पर। ममता के लिए एंटी इनकम्बेंसी का सामना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी लगती दिखाई नहीं दे रही है। अगर किसी खास विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दें, किसी खास जिले को छोड़ दें, तो राहुल की एंट्री से चुनाव के बहुकोणीय होने के अटकलें हैं। राहुल गांधी के आने से शायद जो सेंधमारी है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसका थोड़ा किनारा कटकर राहुल गांधी यानी कांग्रेस के खाते में जाता दिख रहा है। बंगाल की जनता अब किसी एक पार्टी की लहर में नहीं है। जो काम करेगा, जो विकास देगा, जो मुद्दों की बात करेगा, उसके साथ जाएंगे। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी बीते एक महीने से पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। और रैनिक दत्ता जिस भी इलाके में गए, वहां पर रैनिक, आप मुझे सुन पा रहे होंगे, रैनिक आप जहां जहां भी गए हैं वहां पर, चाहे वो भवानीपुर का इलाका रहा हो, चाहे सॉल्ट लेक का इलाका हो, ओल्ड कोलकाता हो, आप हावड़ा भी गए, एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि विकास और महिला सुरक्षा के नाम पर वहां की जनता खुश नहीं है। क्या राहुल गांधी के आने से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एग्रेसिव कैंपेनिंग से क्या कुछ असर पड़ेगा क्या? हाँ, एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर मुद्दा की बात किया जाए तो मुद्दा, अगर बहुत सारे मुद्दा के बीच में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो रहा है दो तीन। पहला तो है पश्चिम बंगाल में जो बेरोजगारी। पश्चिम बंगाल में बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। बड़ा इंडस्ट्री ना होने पर जो बेरोजगारी, वो संख्या दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे अगर मुद्दा देखा जाए तो वो है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा घटना क्यों अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके का घटना सामने आया है, वो संदेशखाली का घटना हो, वो आरजी कौर का घटना हो, चाहे वो कालियाचक का घटना हो, जिस जगह पे अगर देखा जाए तो उसमें महिला सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा होता हुआ नजर आया है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा ये एक मुद्दा बना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार चुनाव में होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो 3 मुद्दा है, ये 3 मुद्दा पर आप जो सवाल कर रहे थे कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ आज राहुल गांधी का जो बयान, ये दोनों बयान में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण इशू सामने आया है। उसके साथ साथ ये अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री का जो भी सभा हुआ है, उस सभा का अगर विश्लेषण किया जाए तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार से पश्चिम बंगाल में बड़ा इंडस्ट्री ले आने का बात किया है। वो हल्दिया हो, वो आसानसोल हो सकता है, दुर्गापुर में सभा जो हुआ था उस जगह से भी हो सकता है, सिलीगुड़ी में भी प्रधानमंत्री की तरफ से यही बात कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट के लिए पश्चिम बंगाल में बड़ा इंडस्ट्री ले आना चाहिए। दूसरी तरफ नौजवानों के लिए बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में भी एकदम स्पष्ट किया गया है। ठीक है रैनिक, आप साथ रहिएगा मेरे, I'll come to you। देखिए, ग्राफिक्स और बीजेपी का रैनिक दिखा दे, कंटेंट है, आप साथ रहिएगा। रैनिक दत्ता हमारे साथ बने हुए हैं, पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी। इस बीच 2021 में बंगाल के वोट शेयर की बात कर लेते हैं। 21 का बंगाल विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा। कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया था, नाम का था, संयुक्त मोर्चा बना, नाम का बना। इस गठबंधन को बंगाल में चौतरफा झटका मिला, गठबंधन का खाता तक नहीं खुल सका। डिटेल आपके स्क्रीन पर हम लेकर आए, प्लीज शुरू से चलाइए। देखिए 21 में बंगाल में वोट शेयर की बात करें, बीजेपी के खाते में 38% वोट शेयर था, टीएमसी के खाते में 48% और कांग्रेस के खाते में करीब 8.7% वोट शेयर था। ये 2021 के विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये जो डिटेल आप देख रहे हैं, ये बताता है कि बीजेपी के वोट शेयर में अमूमन थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन कांग्रेस क्या इस बार ज्यादा इंपैक्ट डाल पाएगी, ये देखने वाली बात है। 21 में बंगाल में वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। रैनिक मेरे साथ लगातार बने, मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता। रैनिक, वोट शेयर की बात करें, क्योंकि देखिए राहुल गांधी के आने से कमोबेश बहुत ज्यादा चेंजेस तो होने वाले नहीं है, लेकिन क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है, क्या वो थोड़ा शिफ्ट होगा? देखिए, इस बार 2021 और 2024 का जो वोट शेयर का बात कर रहे थे, वो उसके साथ इस बार थोड़ा बहुत पृथक हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2021 हो या 2024, ये 2 चुनाव का अगर बात किया जाए तो 2 चुनाव में
कांग्रेस और सीपीआईएम और आईएसएफ ये तीनों का एक गठबंधन हुआ था, मगर इस बार वो गठबंधन नहीं देखने को मिल रहा है। सीपीआईएम खुद का वोट खुद लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का हर एक विधानसभा में ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट दिया गया है, कांग्रेस भी खुद अकेला चुनाव लड़ रहे हैं और उसके साथ आईएसएफ भी कुछ कुछ जगह पर कैंडिडेट दिया है, उसमें से भांगर बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि ये जो तीनों पार्टी है, ये तीनों पार्टी का जो वोट शेयर वो वोट शेयर परसेंटेज में बढ़ जाएगा और उसके साथ और एक एक्स फैक्टर हो सकता है ये वोट शेयर में, वो है हुमायूं कबीर। क्योंकि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से बाहर जाने के बाद हुमायूं कबीर की तरफ से जो नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया गया है, वो पॉलिटिकल पार्टी अगर देखा जाए तो उसमें वो नया तरीके से एक मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ सकते हैं। यानी तृणमूल कांग्रेस का जो वोट है वो वोट शेयर और भी बढ़ सकता है। ये जो वोट तृणमूल कांग्रेस को 2021 और 2024 साल में मिला था, जो वोट परसेंटेज मिला था, वो उसमें हिस्सा ले सकता है ये आईएसएफ हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो, या तो बोल सकते हैं जेडीयू, यानी जो हुमायूं कबीर का पार्टी है उनकी तरफ से भी इस शेयर में। ठीक है रैनिक, आप साथ रहिएगा, कुछ और डेटास लेके आए रैनिक, प्लीज स्टे विद मी। कुछ और डेटास हम लेकर आए रैनिक, हम उस पर जा रहे हैं और उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इस बीच राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली के लिए उत्तर बंगाल को चुना। उत्तर बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में पहली मर्तबा रैली की। कांग्रेस और लेफ्ट का कभी गढ़ कहा जाता था ये इलाका, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का पूरी तरह से यहां पर सफाया हो गया। एक ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए, जरा देखिएगा। उत्तर दिनाजपुर 2021 के नतीजे बताते हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, टीएमसी के खाते में 7, कांग्रेस और जो अलाइंस थे यानी लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया था वहां पर 0 सीटें मिली। कुल सीटें इस इलाके में 9 थी। तो उत्तरी दिनाजपुर में पिछली बार कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, और जब खाता नहीं खोल पाए इसका मतलब वहां से शुरुआत का मतलब यह है कि थोड़ा मार्जिन प्ले करना चाहते हैं राहुल गांधी। उन्हें लगता है कि थोड़ी रैलियां कर जाए, थोड़ा सा कैंपेन वहां पर हो जाए तो शायद 1-2 सीट उनकी निकल सके, लेकिन बहुत मुश्किल इलाका है क्योंकि उत्तरी दिनाजपुर एक तरीके से टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। चलिए अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। उत्तर दिनाजपुर 2021 का नतीजा आपने देख लिए। इसी दिनाजपुर का 2016 का नतीजा आपको दिखाते हैं। टीएमसी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस और प्लस यानी लेफ्ट के साथ कांग्रेस वहां लड़ी थी, 5 सीटें गई। बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। लेकिन यहां पर देखिए मार्जिनल प्ले बीजेपी ने किया है, 2 सीटें उनके खाते में गई हैं और कांग्रेस 2021 का जो आंकड़ा था आपने देखा वहां 0 थी। यानी कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरा है दिनाजपुर में, और ये डेटा बताता है कि कभी आपके पास अलायंस के साथ मिलकर आप लड़े 5 सीटें थी और वो नंबर 2021 में 0 हो गया। यानी बीजेपी के नंबर्स बढ़े, वोट शेयर बढ़ा, सीटें बढ़ी, लेकिन कांग्रेस का सफाया हो गया। यानी कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर जाकर वहां पर काम नहीं किया। रैनिक जनता के पास मैं आ रहा हूं। रैनिक, 2016-2021 के आंकड़े बताते हैं कि एक वक्त था जब कांग्रेस ने वहां 5 सीटें जीती थी अलायंस के साथ लड़कर, फिर वो 2021 में वो नंबर 0 हो गए। उत्तरी दिनाजपुर की जो केमिस्ट्री है, वोट केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा समझाइएगा रैनिक। देखिए, ये जो 2021 का आप बात कर रहे हैं, 2016 का अगर बात किया जाए, 2016 से आप जो बात कर रहे थे, 2016 में जिस तरीके से वोट हुआ था और 2021 और 2024 ये जो 2 चुनाव हुआ था, ये 2 चुनाव में बहुत अंतर है। क्योंकि 2016 साल में 2011 साल के बाद जो नेक्स्ट टेन्योर था, उस टेन्योर के टाइम में 2016 साल में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एकदम सीपीआईएम के साथ और कांग्रेस के साथ डायरेक्ट टसल हुआ था ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का। मगर 2021 आते आते यानी 2016 से अगर 2019 का बात किया जाए तो ये तीनों सालों में बीजेपी जिस तरीके से पकड़ पश्चिम बंगाल में तैयार किए थे, उसमें 2021 में पूरा जो इक्वेशन चेंज हो गया था। और 2021 में ये जो इक्वेशन चेंज हुआ था, ये इक्वेशन चेंज हुआ था नॉर्थ बंगाल साइड से ही। नॉर्थ बंगाल यानी मैं बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल का मालदा जिला से लेकर एकदम उत्तर बंगाल का जो दार्जिलिंग कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में, यानी ये पूरा जो जोन है पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा जो है, उस हिस्से का अगर बात किया जाए तो उसमें मैसिव चेंजेस आया था पश्चिम बंगाल जो राजनीति है उस राजनीति में, क्योंकि इसमें बीजेपी खुद का पकड़ जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आया था। 2019 से लेकर 2021 साल में अगर देखा जाए तो 2016 साल में जिस बीजेपी को 2 सीट मिला था, 2021 साल में वही बीजेपी को 7 सीट मिला है। यानी 2016 से 5 साल के बीच में करीब 75 मालदा सीट की का बात भी कर लेते हैं। राहुल गांधी मालदा पहुंचे हुए थे, मालदा की भी बात कर लेते हैं। जी हाँ
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दूसरी रैली के लिए मालदा पहुंचे। कांग्रेस की कोशिश उन क्षेत्रों में खुद को फिर से स्थापित करने की है जो उनका गढ़ हुआ करता था। मालदा भी ऐसा इलाका है, आम की मिठास की वजह से मशहूर मालदा अब कांग्रेस अपनी पुरानी स्थिति को फिर से पाने में लगी हुई है। जी हाँ, ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए स्क्रीन पर दर्शकों, उस ग्राफिक को देखिए और समझिए। मालदा 2021 के नतीजे आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी के खाते में 4, टीएमसी के खाते में 8 और कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। 2021 के आंकड़े बता रहे हैं कुल सीटें यहां पर माफ कीजिएगा 12 थी। मालदा के 21 के जो आंकड़े कहते हैं कि यहां पर भी कांग्रेस और एलायंस ने कुछ खास कमाल नहीं किया। अगले साल पर आते हैं। अब आपको 2016 के आंकड़े दिखाते हैं दर्शकों। 2016 के आंकड़े आपके स्क्रीन पर। बीजेपी को 4 सीटें, टीएमसी को 8 सीटें, कांग्रेस और प्लस एलायंस को 0 सीटें मिली थी। कुल सीटों की संख्या यहां पर 12 थी। तो मालदा में भी कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी को देखिए, मार्जिनल जो विनिंग बीजेपी की बढ़ी है, वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा, उनका जनाधार बढ़ा, लेकिन कांग्रेस के लिए कुछ खास नहीं था। रनिक मैं आपके पास आ रहा हूं। मालदा एक ऐसी सीट है जहां पर अर्बन वोटर बहुत ज्यादा हैं। रनिक शहरी इलाका भी है, ग्रामीण इलाका भी है, कारोबारी इलाका है, बहुत सारे इंडस्ट्री वहां पर हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर रहते हैं। तो पढ़ा लिखा तबका है, अर्बन इलाका है मालदा। उसके बावजूद कांग्रेस को वहां पर वोट शेयर लगातार कम ही होता गया। रनिक हाँ, एकदम ही कांग्रेस का वोट शेयर उस जगह पे कम होता हुआ नजर आया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मालदा जिस तरीके से अर्बन एरिया भी है, उसी तरीके से मालदा में रूरल एरिया भी है। और मालदा ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बांग्लादेश से बॉर्डर भी शेयर करते हैं ये मालदा डिस्ट्रिक्ट। और मालदा में अगर वोट शेयर का बात किया जाए, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि कांग्रेस का किस तरीके से वोट शेयर कम होते हुए नजर आया है, तो ये घटना के पीछे भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक तरफ बीजेपी का असर भी देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस का पकड़ भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से 2016 हो, 2019 हो, 2021 हो, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में संख्यालघु संप्रदाय जो है उनका वोट जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर, सीपीआईएम छोड़कर एकदम टीएमसी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है, उसी का असर मालदा में देखने को मिला है। दिखता आप जो ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। और अभी फिलहाल अब बढ़ते हैं उस फैसले की तरफ जिससे लेकर अब बवाल मचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रनिक। बंगाल में एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में अपील पर दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का कहना है कि ट्रिब्यूनल को काम करने दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने बंगाल में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया की सराहना भी की, लेकिन साथ ही बंगाल एसआईआर को लेकर सवाल भी उठाए। मौखिक टिप्पणी करते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि अगर जीत का अंतर 2% हो और 15% मतदाता वोट न कर पाए तो कोर्ट को गंभीरता से विचार करना होगा। संभव मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ बने हुए हैं, मैं संभव के पास जाऊंगा और उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि संभव, इससे पहले कि संभव के पास जाए, संभव की एक ग्राउंड रिपोर्ट है वो आप देख लीजिए, फिर हम उनके लिए लाइव के लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में साफ कहा कि मालदा हिंसा मामले में जांच सिर्फ औपचारिक तरीके से नहीं होगी, बल्कि उसे एक तरह से तकनीकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों के राजनीतिक बैकग्राउंड की भी जानकारी मांगी और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने तक जजों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त सुरक्षा दी जाती रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को जो थ्रेट परसेप्शन है उसका भी एक तरह से आकलन किया जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मालदा हिंसा पर एनआईए की जो अंतरिम रिपोर्ट है उसकी जानकारी दी और बताया कि जांच आगे बढ़ रही है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लंच से पहले जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि ये जो अपेलेट ट्रिब्यूनल अपना काम कर रहे हैं, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। तो आपने संभव शर्मा मेरे सहयोगी की रिपोर्ट भी देखी। संभव मेरे साथ न्यूज़रूम से जुड़ रहे हैं। संभव, पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी उम्मीदें रही होंगी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दखल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया कि हम इस मसले पर नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल, देखिए जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल की जनता की पूरी निगाहें इस समय सुप्रीम कोर्ट और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच थी उसको देख रही है, क्या वो वोट दे पाएंगे या वो नहीं दे पाएंगे।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अगर हम उनको अलाउ करते हैं जिनके नाम अभी एडजुडिकेशन या ट्रिब्यूनल को गए हुए हैं, तो हमको फिर पूरी प्रक्रिया में ही एक तरह से वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से में ना जाके उन अपीलिएट ट्रिब्यूनल, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, उन ट्रिब्यूनल के सामने अपनी बात रखनी है, जिसमें कई पूर्व चीफ जस्टिस और कई सीनियर जजेस हैं। उन ट्रिब्यूनल्स की निष्पक्षता और उसकी तारीफ करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ट्रिब्यूनल अपना काम कर रहे हैं, और जजेस की सुरक्षा को लेकर कहा कि उनकी सुरक्षा पूरे तरह से ध्यान में रखी जाए और उन्हें अपना काम इंडिपेंडेंटली करने दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि इस खबर पर नजर बना कर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मेरे सहयोगी संभव इस खबर पर आपको जानकारी दे रहे थे। फिलहाल किस्सा कुर्सी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको इस वक्त की हेडलाइन दिखा देते हैं। Presented by Dr. Ortho